दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज फिर से एक बार देखने वाले हैं डियर लीडर तृतीय सेमेस्टर का साइंस का क्लास। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 5 नंबर आपको मिलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न से आपको 5 नंबर मिलते हैं, आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इसका 3 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की एंड में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन दोस्तों एक एक क्वेश्चन से हमने छाँट कर आपके लिए लिखा है, ताकि इस बार आपका साइंस में 25 में से 25 आ सके, आपका साइंस में बैक ना आए। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर हम देर न करते हुए सीधा आते हैं अपने क्लास की ओर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 51 क्वेश्चंस देख चुके हैं। ओके दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 51 क्वेश्चन देख चुके हैं 3 पार्ट में, यानी 3 क्लास में। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 52 क्वेश्चन है। तो आज की क्लास की आपकी पहली क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के किस अक्षर में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा प्रतिबिंब। आप यहाँ पर इसको दोस्तों प्रतिबिंब में ठीक कर लीजिए। यहाँ पे आप ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रतिबिंब में, इसको आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पे आपका होगा प्रतिबिंब में। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में, कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग इसको प्रतिबिंब में ठीक कर लीजिए। प्रतिबिंब में अक्षर की तरह नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको दोस्तों मारना है क्या, यन। ओके दोस्तों, जो आपके अंग्रेजी के अक्षर के समतल दर्पण द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वह आपका एन प्रकार का नहीं होता है, लेकिन आपका HVM प्रकार का होता है। लेकिन आपका पूछा है नहीं, यानी जो आपका गलत है वही आपका सही है। तो एन वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तबले में आपकी ध्वनि कैसे उत्पन्न होते हैं। रगड़ने से, फूंक मारने से दोस्तों, खींचने से, या फिर उसको ठोकने से। ठीक है, आघात मतलब दोस्तों उस पर, ठीक है, मारने से। आघात मतलब होता है ठोकने से। तो जब हम तबले पर दोस्तों ठोकते हैं, ठीक है, जब हम ठोकते हैं तभी उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, तो आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि सितार में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। सितार में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। रगड़ने से, फूंक मारने से, खींचने से, या फिर आघात से। तो दोस्तों, सितार पे हम लोग ना फूंक मारते हैं, फूंक तो मारते हैं हम लोग बांसुरी में, और ना हम लोग उसको ठोकते हैं, और ना हम लोग दोस्तों उसको रगड़ते हैं। जो आपके सितार होते हैं उसको हम लोग खींचते हैं। खींचने से तब उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है, यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप टिक मार के रहिएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोल में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक बात, अगर आपसे पूछ ले तबला, अगर पूछे आपसे तबला या फिर आपसे पूछ ले ढोल, ये दोनों दोस्तों आपके दोनों भाई हैं। तबला आपका ढोल दोनों भाई है। इस पे भी आपको आघात मारने से ही इसमें ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक, आपका तबला, आपका ढोल दोनों छोटे भाई बड़े भाई हैं, यानी इन दोनों को मारने से ही आपका ध्वनि उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन आपका है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। दोस्तों, इसमें उत्तर हम क्या बताएं, इसका आंसर आपको खुद पता होगा। अगर मान लो हम द्रव को पटकेंगे दोस्तों, फेंक देंगे, तब भी इसमें ध्वनि उतनी तेजी से नहीं आएगी। दोस्तों, गैस, निर्वात दोस्तों, इन सब में आपका जो ध्वनि है सबसे कम होगा। ठोस में, ओके दोस्तों, ठोस में जो ध्वनि का
चाल होता है सबसे अधिक होता है। किसमें होता है? ठोस में। ठोस में आपका ध्वनि का चाल सबसे अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 57 क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चंस की? 57 क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ध्वनि सुनने सुनने के लिए समय अंतराल आवश्यक होता है। यानी अगर मान लो हम बोल रहे हैं और आपसे कोई और बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो हमारे ध्वनि में या फिर हमारे एक शब्दों के बाद जो हम दूसरा शब्द बोलते हैं, दूसरा शब्द सुनने के लिए आपको कितना समय का अंतराल आवश्यक होता है। क्योंकि दोस्तों कितना समय का अंतराल आपका आवश्यक होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा आ। दोस्तों आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश में प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश में प्राकृतिक स्रोत है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? अगर बात करें प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, जो आपके सूर्य होते हैं, हम सबको सूर्य से भी प्रकाश मिलता है, और जो आपके तारे होते हैं हमको तारों से भी प्रकाश मिलता है। आपने देखा होगा दोस्तों जुगनू, ठीक है, आप लोगों ने गर्मी के महीने में आप लोगों ने देखा होगा जुगनू। ठंडी के महीने में ये जुगनू बहुत कम आते हैं, लेकिन बरसात के महीने में और गर्मी के मौसम में, बरसात और गर्मी के मौसम में जुगनू आपने देखा होगा। जो हमारे भाई बहन गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा होगा। जो सिटी में है उनकी बात हम नहीं करते हैं, लेकिन जो गांव से बिलोंग करते हैं वो लोग जुगनू देखे होंगे। अगर आपने जुगनू देखा है तो आप लोग कमेंट करिए कि हाँ सर हमने जुगनू देखा है। तो ये तीनों आपके प्रकाश के स्रोत हैं, प्राकृतिक के प्रकाश के स्रोत हैं। यानी आपका उपयुक्त सभी, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 60वां क्वेश्चन से। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? दाब, संवेग, ऊर्जा या वायुमंडलीय दाब। बताइए दोस्तों 60वां आपका है कि बैरोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब। क्या नापते हैं हम लोग? वायुमंडलीय दाब हम लोग नापते हैं बैरोमीटर से। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बस केवल वो वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ पे आपका 61 क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस किसके प्रभाव का कारण है? ग्रीन हाउस किसके प्रभाव का कारण है? जल प्रदूषण, वायु, मृदा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों ग्रीन हाउस किसके प्रभाव का कारण आपका बन सकता है? अगर बात करें हम लोग ग्रीन हाउस की, तो इसमें आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण, ठीक है। यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित लवण रहित पौधे का समूह है। दोस्तों क्या होगा? इनमें से क्या होगा? मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ठीक है, आप पहले हमारी इस बातों को सुन लीजिए। अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, अगर उसमें आ और बा दोनों ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाए या फिर आपको दिख जाए उपयुक्त सभी, दोस्तों आपको इन्हीं दो क्वेश्चंस को टिक करना होगा, ठीक है। दोस्तों 99% आपके वही क्वेश्चन सही होते हैं, आपके उपयुक्त सभी वाले या फिर आ और बा वाले या फिर सा और दा वाले, ऐसे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो आपका इसमें होगा दा, यानी उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे आपका 63 क्वेश्चन है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड किए गए कंपनियों की संख्या को क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें क्या होता है आप लोग, यह आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना चाहिए। ओके दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को जरूर नोट तो करना चाहिए, क्योंकि यह आपका एक प्रकार का सबसे नया क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, चलिए इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका हो जाएगा आवृत्ति। दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है कि वायु दाब आरोपित करती है। वायु दाब दोस्तों आरोपित करती है। इसमें क्या होगा? केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में
चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों? इस अगर बात करें वायु दाब आरोपित करती है तो दोस्तों पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है दोस्तों, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपका हो जाएगा चारों दिशाओं में, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 65 क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग 65 क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि निम्नवत में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं, इसमें से आपका कौन होगा? ग्रेफाइट, शुगर, चारकोल, हीरा या फिर फुलरेन। दोस्तों इनमें से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा शुगर चारकोल, यानी आपका इसमें बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपका बा वाला बिल्कुल सही होगा। आपका ना ग्रेफाइट होगा, ना आपका हीरा होगा और ना आपका होगा फुलरेन। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में दो सिंगड़ों के बीच की होती है आयाम, अर्ध आयाम तरंग धैर्य या फिर अर्ध तरंग धैर्य। तो इसमें से आपका क्या होगा? 66 क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा सा वाला, यानी आपका हो जाएगा तरंग धैर्य। आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है कि डॉक्टरी थर्मामीटर, दोस्तों जो डॉक्टरी बात होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है, वह आपका किस में होता है? सेल्सियस में होता है या फिर आपका होता है फारेनहाइट सेल्सियस में, या फिर आपका होता है फारेनहाइट में। तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? दोस्तों इसमें यह आपका हो जाएगा फारेनहाइट में। ओके दोस्तों, अगर मान लो आपको फीवर है, ठीक है, अगर मान लो आपको फीवर है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब दोस्तों डॉक्टर आपके बॉडी पर जब डॉक्टर आपके बॉडी को चेक करते हैं दोस्तों, तो वह आपका थर्मामीटर दोस्तों फारेनहाइट में आपको बताएगा, ठीक है, ना कि आपको बताएगा सेल्सियस में। तो जो डॉक्टर दोस्तों आपको बताएंगे कि आपको बुखार कितना है, तो वह आपको बताएंगे फारेनहाइट में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका है ऊष्माधारिता का मापक है, ऊष्माधारिता का मापक है, कौन सा होगा? 68 क्वेश्चन यहाँ पर आपका है। इसमें दोस्तों आपका कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा कैलोरी सेकंड, कैलोरी दोस्तों आपका होगा, या फिर होगा आपका सेल्सियस, या फिर आपका होगा कैलोरी मीटर, जूल सेकेंड, किलोग्राम दोस्तों, किलोग्राम मीटर, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा है मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक। चलिए, तो इसमें से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, तो इसमें दोस्तों आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कंडुआ रोग किस में लगता है? दोस्तों कंडुआ रोग किस में लगता है ये आपको बताना है। नींबू में, गेहूं में, आलू में या फिर लौकी में। जो हमारे भाई बहन खेती करते होंगे उनको पता होगा, ठीक है, जो खेती करते होंगे या फिर जिनके घर में खेती होता होगा उनको पता होगा कि आखिर ये कंडुआ रोग है दोस्तों, कंडुआ रोग किस में होता है? नींबू में, गेहूं में, आलू में या फिर लौकी में। तो जिन भाइयों बहनों के घर पर खेती होती है या फिर नहीं होती है उससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पर आपको इसका आंसर बताएंगे। इसका दोस्तों होगा आंसर आपका गेहूं में। ओके दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका गेहूं, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि हम चाहते हैं कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ओके दोस्तों, क्योंकि आपको हर विषय को पढ़ना होता है, तो दोस्तों 1-1 घंटे 2-2 घंटे आप हर विषय को पढ़िए ताकि आपका किसी भी विषय में बैक ना आए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर
नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं फिर। थैंक यू।